So good evening friends, welcome to Kausal S, welcome to our daily current affairs session beyond headlines. ठीक है, जहाँ पे मैं रोज आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आता हूँ फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जैसा द हिंदू हुआ, द इंडियन एक्सप्रेस हुआ, द टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ एंड रिसेंटली द मैगजीन जो आपका सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ज़रूरत होता है, जैसे योजना हो गया, आपका कुरुक्षेत्र हो गया, तो ये सब से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लाता हूँ. इसको वेरी प्रिसाइजली मैं आपको देता हूँ कंटेंट, और हर एक टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन भी आपके लिए छोड़ता हूँ जिसको आप वीडियो पॉज करके आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स पे, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा. तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपको कि जो मेरा टॉपिक जो सिलेक्शन है वो आपको आने वाले OPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम या फिर IAS UPSC का कोई सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो या UPSC या OPSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपको. और ये जो कंटेंट है आपका, जो आप मेंस अगर राइटिंग करते हैं तो ये एज इट इज़ आप ये कंटेंट को उसमें लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें रिसेंट के बहुत सारे कंटेंट है. ठीक है, वैल्यू एडिशन मटेरियल में डाल रखा हूँ, कुछ पिक्टोग्राफिक या इंफोग्राफिक मेमोरी है वो भी मैं इस पर डाल देता हूँ अपने कंटेंट में. ठीक है, अगर आपको ये पूरा कंटेंट चाहिए तो मैं इसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जो ये लिंक हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ओपन है जो है ना, अब ऑलरेडी बहुत 100+ स्टूडेंट ज्वाइन कर रखे, तो आप भी आइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम ग्रुप में, और ऐसा बेहतरीन कंटेंट आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं वेरी इजीली. ठीक है, इस कंटेंट के साथ साथ हमारा क्लास नोट्स है वो आप एक्सेस कर सकते हैं, डेली क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम वो यहाँ पे कवर करते हैं, ताकि आपका जो UPSC या OPSC का रिलेटेड कुछ भी एग्जाम हो, एटलीस्ट करंट अफेयर और जो कुछ स्टैटिक चीज़ें जो उससे लिंक होके आती है वो डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर पाएंगे विदाउट गिविंग अ सिंगल थॉट. तो आज जो टॉपिक बच्चों हमने चूज़ किया है उसको हम देखते हैं क्या है. एक बहुत फेमस दो पर्सनालिटी के हम लेके चलेंगे. एक है सुब्रमण्यम भारती. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी अभी टॉक ऑफ द टाउन है. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. फिर दूसरा आता है ओपन लिप स्कीम. ठीक है, जो PVTG के लिए जो उड़ीसा गवर्नमेंट का स्कीम है. ठीक है, प्लस आता है एक पर्सनालिटी पे डील करेंगे, दैट इज माधव गडगिल, और फिर PM पोषण. ठीक है, आइए इसको डिस्कस करते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ये सब टॉपिक. ठीक है, तो पहला आते हैं हम सुब्रमण्यम भारती. इस जो फोटो देख रहे हैं आप, ये बहुत ही रेनाउंड तमिल पोएट है. ठीक है, सुब्रमण्यम भारती. इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही रेवोल्यूशनरी न्यूज़पेपर बना रखे हैं. ठीक है, आर्टिकल लिखा जा रखा है इन पे, और ये जो कहीं ना कहीं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो मास मोबिलाइजेशन था, ठीक है, लोगों के अंदर जो इंडियन कल्चर के प्रति जो रेनाइसा जो बोल सकते हैं, इंडियन कल्चर रेनाइसा, या हमारे जो कल्चरल जो हमारा डिस्टिंक्ट है, ठीक है, जो कल्चरल सिग्निफिकेंस है इंडिया का, उसको कहीं ना कहीं अपने न्यूज़पेपर में या अपने नॉवेल्स में या फिर अपने राइटिंग से बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर रखे थे. ठीक है, ये बात कर रहा हूँ मैं ड्यूरिंग 1800 to 1900 एरा. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स का जब ये था चल रहा था, है ना, तो तब ये कहीं ना कहीं एक्सट्रीमिस्ट कैटेगरी में डालते हैं हम इनको. एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ये, पब्लिक जो अवेकनिंग को अराउज करते थे. ठीक है, रेवोल्यूशनरी मेथड बताया करते थे, और मास मोबिलाइजेशन थ्रू पैम्पलेट्स हो गया, थ्रू आपका न्यूज़पेपर हो गया, कैसे पूरा गांव में जो लास्ट में जो इंसान बैठा होगा, ठीक है, कैसे अपने आर्टिकल और कैसे अपने राइटिंग्स को एक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, और उसके थॉट प्रोसेस को कैसे इन्फ्लुएंस करना, ताकि वो भी नेशन फ्रीडम के लिए या इंडियन नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में कैसे अपना योगदान दे पाए. तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान था. ठीक है, फ्रॉम द साउथ, फ्रॉम द तमिल, बट इनका जो राइटिंग था बहुत ही अलग अलग लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके पूरा इंडिया के जितने भी स्टेट्स में थे उनको सर्कुलेट किया जाता था. ठीक है, एक जैसा कि मैंने कहा जो मास मोबिलाइजेशन का जो फैक्टर था, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रखा था उस पर. तो इनके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं जो प्रीलिम्स रिलेटेड आ सकता है. तो पहला जो टॉपिक है आपका सुब्रमण्यम भारती. ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी टू रिलीज कलेक्टेड वर्क ऑफ सुब्रमण्यम भारती. ठीक है, जैसे 11 दिसंबर इनका बर्थ एनिवर्सरी भी हम सेलिब्रेट करते हैं. ये फेमस पर्सनालिटी है. इस बार आपका UPSC प्री में इसका क्वेश्चन एक डेफिनेटली पक्का है. ठीक है, क्योंकि UPSC आजकल देखा जा रहा है पिछले 2-3 साल से पर्सनालिटी रिलेटेड जरूर क्वेश्चन डालता है. तो उनमें से एक क्वेश्चन ये डाल सकता है. मार्क कर लीजिए मेरा वर्ड को. ठीक है, सुब्रमण्यम भारती. तो क्या क्या पॉइंट हम देखते हैं. तो सुब्रमण्यम भारती जो राइटर थे, किस एरा में लिखते थे अपना वो देख लेते हैं ना.
इज अ राइटर ऑफ नेशनल स्पिरिट 1885 टू 1920। 1885 में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, आईएनसी का फॉर्मेशन से लेकर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तक इनका राइटिंग्स हम पाएंगे। ही इज मतलब ही इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुब्रमण्य जो ये आपका भारतीय, इज ऑल्सो नोन एज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, ऑल्सो इज नोन एज महाकवि भारतीयार। ठीक है, तो ये सब आप नाम देखेंगे, फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल, महाकवि भारतीयार। सो इन्वॉल्वमेंट इन ड्यूरिंग नेशनलिस्ट पीरियड क्या था, आफ्टर 1904 ही जॉइन तमिल डेली न्यूज़पेपर स्वदेश समित्रन, ये न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है, स्वदेश समित्रन। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोक्लेम इस रेवोल्यूशनरी आर्डर भारतीय द वीकली न्यूज़पेपर नेम्ड एज इंडिया, तो एक ये वीकली न्यूज़पेपर भी नाम चलाते थे, दैट इज इंडिया, प्रिंटेड इन व्हाट, प्रिंटेड इन रेड पेपर। इट वाज द फर्स्ट पेपर इन तमिलनाडु टू पब्लिश पॉलिटिकल कार्टून, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो पेपर वीकली पेपर निकालते थे तमिल में, दैट इज इंडिया, एंड फर्स्ट पेपर इन तमिलनाडु टू पब्लिश व्हाट, पॉलिटिकल कार्टून। क्यों ये रेड पेपर में निकलता था, जैसे मैंने कहा ये एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ लीडर थे, ये डायरेक्ट टारगेट करते थे, ये पैसिफाई नहीं करते थे, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज़ को लेके हमेशा क्रिटिसाइज करते थे, लोगों को जो ब्रिटिश एरा ने जो लेबर बना रखा था, या उनका जो ब्रिटिश से जो उनका थॉट प्रोसेस को माइंड वॉश कर दिया गया था, ये जो लीडर थे सुब्रमण्य भारती, ये लोगों को एक्सट्रीमिस्ट वे में बोलते थे। मतलब एक्सट्रीमिस्ट का मेथड क्या होता था, रेवोल्यूशन, प्रोटेस्ट, ठीक है, स्ट्राइक, तो ये सब उनका मेथड्स था, ना कि प्रेयर जो पेटिशन। जो मॉडरेट्स लोग का मेथड क्या था, लोग हाथ जोड़ेंगे, प्रेयर करेंगे, पेटिशन डालेंगे, बट रेवोल्यूशनरीज लोग का एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म ऑफ जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जो उनका मेथड क्या यूज़ करते थे, वो लोग प्रोटेस्ट करते थे, स्ट्राइक करते थे, मास स्ट्राइक करेंगे, बंद कर देंगे, चक्का जाम कर देंगे, है ना, तो ये सब था। एंड पहला जो ये था तमिलनाडु जो पॉलिटिकल कार्टून के थ्रू से वो लोगों तक कनेक्शन बनाते थे, लोगों में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप करते थे, लोगों को मोटिवेट करते थे, लोगों को अराउज करते थे, एक कॉमन पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देने का चाहते थे, ताकि सब मिले और एक बहुत बड़ा फाइट करे ब्रिटिश के अगेंस्ट सब मिलके। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। आगे बढ़ते हैं, जो आज पॉइंट यहाँ पे कवर हुआ, ही इज ऑल्सो पब्लिश्ड एंड एडिटेड ए फ्यू अदर जर्नल लाइक विजय। ठीक है, और एक जर्नल है इनका, दैट इज विजय। तो ये सब जर्नल आप याद रखोगे। अटेंडेड द एनुअल सेशन ऑफ आईएनसी, डिस्कस नेशनल इशू विद एक्सट्रीमिस्ट लीडर बिपिन चंद्र पाल, बाल तिलक एंड अय्यर। ठीक है, जो ऐसा कुछ एक्सट्रीमिस्ट, जैसा मैंने कहा एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो जैसे लाल बाल पाल, ठीक है, ये जो होता है लाल बाल पाल, ये सब भी हमारे एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो ये इन्होंने आईएनसी सेशन भी अटेंड कर रखा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था 1885 से लेके जो आज तक चल रहा है, तो उन्होंने अटेंड कर रखा है। और एक पब्लिश द सेंसेशनल सुदेशा गिथंगल इन 1908। ठीक है, तो ये भी एक बहुत सारा इन्होंने आर्टिकल, बहुत सारी इन्होंने राइटिंग, इतने लाखों हजारों मैं कह सकता हूँ इन्होंने आर्टिकल राइटिंग कर रखा है, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, अभी एक स्मॉल सेगमेंट में उसको पब्लिश कर रहे हैं, उसको आप बोल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, जो पाइल अप कर रहे हैं। ठीक है, उनका राइटिंग को अलग अलग कैटेगराइज में बांट के धीरे धीरे करके वो पब्लिश करेंगे, ताकि अभी के जो जनरेशन है, जो अभी के जो हम अलूफ है, इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, तो ये जो एक टाइप ऑफ अनसंग हीरो, इनके बारे में लोगों को पता नहीं था, तो अब जो हमारा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनका राइटिंग को धीरे धीरे एक कैटेगरी या स्लॉट में पब्लिश कर रहा है, और हमको इसके बारे में बताया जा रहा है कि इनका इन्वॉल्वमेंट कितना हद तक था, और काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है इनका। ठीक है, इतने बढ़िया बढ़िया तमिल को जिनको दर्जा दे रखा गया है कि ही वॉज द फर्स्ट मॉडर्न तमिल स्टाइल पोएट है, तो बहुत बड़ा दर्जा दे रखा है। तो ये सब इनके कुछ वर्किंग है, आर्टिकल्स है, जर्नल्स है, न्यूज़पेपर है, उसको आप याद रखोगे। जैसे यूपीएससी या ओपीएससी में पूछता है न्यूज़पेपर इन्होंने किसने पब्लिश किया था, ठीक है, हु वाज द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, तो ही वाज वन ऑफ देम। आगे चलते हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन दे रखा है एक तो आपका, तो ये क्वेश्चन आप पॉज करिए, सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करिए। आते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट या इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जैसे हमारे जो करंट वाइस प्रेसिडेंट है धनखड़ साहब, ठीक है, तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए है ना कि राज्यसभा जो सेशन, अभी जैसे विंटर सेशन चल रहा है, तो राज्यसभा के जो ओपोजिशन मेंबर है उन्होंने एक पिटीशन डाल रखा है, एक रेजोल्यूशन पास करने का सोच रहे ताकि इनको रिमूव कर पाए। इनको लग रहा है जो अभी करेंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, वो कहीं ना कहीं बायस्ड है, कहीं ना कहीं उनको टाइम नहीं दे रहे हैं ओपोजिशन पार्टीज को अपना पॉइंट्स रखने के लिए हाउस में। तो इन्होंने एक मोशन इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, बट उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम है। देखिए, पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में
कि क्या कैसे इम्पीचमेंट होता है और क्या क्या आर्टिकल आता है जो कि डील करता है वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से। तो जो पहला आर्टिकल जो डील करता है आर्टिकल 67, इट इज रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर, ठीक है। तो जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, ही होल्ड्स एन ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years बट इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन ऑब्वियसली। तो 5 साल के लिए इसका टेन्योर रहता है हमारे वाइस प्रेसिडेंट का। एंड ही कैन रिजाइन बाय सबमिटिंग ए रेजोल्यूशन इनटू द प्रेसिडेंट। अगर इसको रिजाइन करना है तो प्रेसिडेंट को देके रिजाइन कर लेगा। और ही कैन बी रिमूव्ड बाय ए रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड एग्रीड अपॉन बाय लोकसभा। इसी को डील करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। इम्पीचमेंट प्रोसेस, ये इम्पीचमेंट प्रोसेस हो गया। तो आर्टिकल 67B इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलता है, यही बात आप अच्छे से सुनिए। द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय अ मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जैसे राज्यसभा है, अगर राज्यसभा चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इनको एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विथ व्हाट, विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। तो 3-4 टाइप का मेजोरिटी बच्चे होता है। क्या क्या एक्ट होता है? एक आपका होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एक हो गया आपका इफेक्टिव मेजोरिटी, एक हो गया आपका स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, एक हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी। ये 4 टाइप का मेजोरिटी है। इसको मैं नेक्स्ट जब एक मेजोरिटी में जब डील करूंगा तो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। फिलहाल याद रखिए, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए राज्यसभा को एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा विद द सपोर्ट ऑफ व्हाट, विद द सपोर्ट ऑफ इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या होता है ना, जो वैकेंट सीट है ना बच्चों, वो हम काउंट नहीं करते। जो भी लोकसभा में जो वैकेंट सीट होगा उसको काउंट नहीं करेगा, ठीक है। और अगर ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में पास होता है विद इफेक्टिव मेजोरिटी प्लस लोकसभा से भी इसको पास होना, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी आ जाएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी और लोकसभा में बस सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच हो जाएगा, ठीक है, वो रिमूव्ड हो जाएगा। बट इससे पहले आपको क्या करना है, 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वाइस प्रेसिडेंट को ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करने से पहले। तो अभी सेशन में मुश्किल है वाइस प्रेसिडेंट को निकालना, क्योंकि अभी कुछ 10 दिन ही बचे विंटर सेशन खत्म होने में। तो एटलीस्ट 14 डेज का प्रायर इंटीमेशन देना होता है जब रेजोल्यूशन मूव करने से पहले। तो अभी टाइम बचा नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। बट जो भी है, हम इसमें इम्पीचमेंट प्रोसेस समझेंगे, वाइस प्रेसिडेंट का कैसे इम्पीच कर सकते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी जानने को मिला, सिंपल मेजोरिटी जानने को मिला, कौन सा हाउस इनिशिएट कर सकता है वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, प्लस आपका जो वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर क्या था। तो ये सब आप पॉइंट नोट करोगे, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए ऑब्वियसली आपको कोई भी लोकसभा या राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास हो सकता है, बट वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आपका रेजोल्यूशन राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा, ठीक है, विथ इफेक्टिव मेजोरिटी। और प्रेसिडेंट के लिए बाय आइदर हाउस, कोई भी हाउस अगर चाहेगा तो रेजोल्यूशन पास कर मतलब इंट्रोड्यूस कर सकता है फॉर द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट में वो राज्यसभा होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं किसके, राज्यसभा के। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको दे रखा है, इसको क्वेश्चन सॉल्व करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करिए आंसर बॉक्स पर, ठीक है। फिर आते हैं उड़ीसा में पीवीटीजी ग्रुप। तो उड़ीसा में तो आप जानते हैं कि जो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, मतलब जो ट्राइबल कम्युनिटी से भी जो और बैकवर्ड है, पूरा एकदम मार्जिनलाइज कम्युनिटी जो होती है ट्राइबल में, उसको हम बोलते हैं पीवीटीजी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, पीवीटीजी। इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा। पीवीटीजी पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये जो है ना बहुत ही बैकवर्ड या फिर बहुत ही मार्जिनाइज सेक्शन होते हैं जो ट्राइबल ग्रुप में, उनको कैटेगराइज करते हैं पीवीटीजी। तो कुल मिला के 75 पीवीटीजी है, जो कि 18 स्टेट्स और प्लस एक यूनियन टेरिटरी में है, दैट इज अंडमान में, ठीक है। कुल मिला के कितना बच्चों है, कुल मिला के 75 पीवीटीजी ग्रुप है इंडिया में, जो कि 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। एक यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट है अंडमान। ये कैटेगराइज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसको कैटेगराइज करता है। ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसने कौन कैटेगराइज करता है पीवीटीजी को, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कैटेगराइज करता है, ठीक है। तो ओडिशा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजी पाया जाता है, 13 पीवीटीजी आउट ऑफ 75 ओडिशा में पाया जाता है। तो इसके रिलेटेड बहुत सारा गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारा इनको सपोर्ट करने के लिए बहुत स्कीम भी निकालते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम क्या था, हम पढ़े थे, पीएम जनमन। ये स्कीम किसके लिए है, फॉर द ट्राइबल पीपल, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ पीवीटीजी ग्रुप्स इन इंडिया, ठीक है, ये सेंट्रल स्कीम है। और ओडिशा गवर्नमेंट का एक स्कीम जो है, आपको जो लिख देखा हूँ ओपीएल, ठीक है, ये आपका ओडिशा पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट फॉर्म में क्या हो गया, OPELIP2, ठीक है। इसी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, जैसा मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
क्यों न्यूज में है, द ओडिशा गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू सिक्योर 734 करोड़ फॉर एक्सटर्नल लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि ओडिशा गवर्नमेंट कुछ फंड रेज कर रहा है फॉर दिस पीवीटीजी, क्योंकि ओडिशा में कितना 13 पीवीटीजी है, मैंने लिख रखा था, हाँ यहाँ पे देखो ओडिशा, जैसा मैंने कहा था आपको क्या, पीएम जनमन जो एक स्कीम मैंने बोला था सेंट्रल का पीएम जनमन, इट एम्स टू इंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट पीवीटीजी इन 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। पीवीटीजी 18 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में पाया जाता है। ओडिशा इज होम टू 13 ऑफ द 75 पीवीटीजी, टोटल अगर 75 पीवीटीजी है हमारा तो 13 ओडिशा ही हाउस करता है, ठीक है, इज लाइक टू रिसीव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस फंड। तो जो भी है यहाँ पे आप पीएम जनमन के बारे में जानेंगे, जो कि रिलेटेड है आपका पीवीटीजी ग्रुप से, ट्राइबल कम्युनिटी के ग्रुप से, उनका एम्पावरमेंट के लिए, कैसे उनको लाइवलीहुड उनके लिए जनरेट करना ताकि वो लोग मार्जिनलाइज्ड स्ट्रीमलाइन में आ पाए, ठीक है। तो ये जो है अब ओपेलेट जैसे ये स्कीम जो है उड़ीसा गवर्नमेंट जो स्कीम निकाला आपका, ठीक है, जो ओपीई जो स्कीम है 2, यही क्वेश्चन में कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी स्कीम है पीएम जनमन, तो उड़ीसा गवर्नमेंट को क्यों ये स्कीम निकालना, अभी तो उड़ीसा में बीजेपी आ रखा है। तो कहीं ना कहीं बोलते हैं लोग नहीं, जो पैसा ये लोग ज़्यादा रेस करके कुछ करप्शन एंगल में कुछ देखा जा रहा है, नहीं हो, हमको तो वो मैटर डील नहीं करना है। तो हमें ये 2 पॉइंट याद रखना है कि पीएम जनमन एक सेंट्रल लेवल स्कीम है फॉर पीवीटीजी, एंड ओडिशा का एक स्पेसिफिक स्कीम है दैट इज ओपीईएलईडी, ठीक है, ये स्पेसिफिक स्कीम जो डील करता है पीवीटीजी इन ओडिशा, ठीक है। आप ओडिशा के सारे पीवीटीजी भी कमेंट करिए हमारे कमेंट बॉक्स पे, वो देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के सारे पीवीटीजी आपको याद रखना है। जैसे चुटकिया भुंजिया हो गया आपका, संथल पीवीटीजी नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। संथल जो हमारी जो प्रेसिडेंट है वो संथली ट्राइब से, बट संथल एक इट इज़ नॉट ए पीवीटीजी, ठीक है। तो इस आप कुछ कमेंट करिए 13, मैं चाहता हूँ कि आप 13 का 13 लिस्ट कमेंट करें जो आपका ओपीएससी प्रीलिम्स में हमेशा आ सकता है। बट संथल मैंने इसलिए एक्सेप्शन दे दिया क्योंकि संथली हमारे जो करंट जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, बट संथल ट्राइब इज नॉट ए पीवीटीजी, ठीक है, इसलिए मैंने एक्सेप्शन आपको बता दिया। क्वेश्चन दे रखा हूँ, आप करिएगा क्वेश्चन इसको। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, और एक पर्सनैलिटी आज न्यूज़ में आया है दैट इज माधव गडगिल, बहुत बड़े इकोलॉजिस्ट है, ठीक है। 2016 में यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन पूछ रखा था कि एक गडगिल कमेटी फॉर्म हुआ था, ठीक है। वो कमेटी ना वेस्टर्न घाट्स में जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ईएसए या वेस्टर्न घाट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेके इन्होंने बहुत अच्छा रिपोर्ट बनाया था, बहुत कुछ सजेशन इन्होंने किया था, ठीक है। जो वेस्टर्न घाट्स में जितना डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, उसको कैसे प्रिजर्व करें, उसका नेचुरल रिसोर्सेज जो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अनप्लान डेवलपमेंट हो रहा है। तो गडगिल कमेटी रिपोर्ट बहुत ही फेमस रिपोर्ट है जो अवेयर किए थे सिटीजन्स को कि अभी जो वेस्टर्न घाट्स पर जो नेचुरल रिसोर्सेस है या बायोडाइवर्सिटी वो खतरे में है और एक्सटिंक्ट हो सकता है अगर ये मेजर्स हम यूज़ करें नहीं, ठीक है। तो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है माधव गडगिल। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ठीक है, चैंपियंस अवार्ड, उनको मिला गया है। इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल गेट चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा अवार्ड है इन एनवायरमेंट कैटेगरी, इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कैटेगरी में माधव गडगिल। और इस साल एक ही इंडियन नॉमिनेट हुआ है, या नॉमिनेट क्या, एक इंडियन जीता है, जबकि वो माधव गडगिल जी है, जो कि इनको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है इस साल। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपके लिए ना, ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन ट्यूजडे रिकॉग्नाइज इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल विद द एनुअल चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। इट इज द यूएन हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर and Mr. Gadgil the only Indian on the list of this year award recipient is the only Indian जो इस बार जीते, जो लिस्ट है इस रेसिपिएंट्स अवार्ड्स में। पूरा वर्ल्ड वाइड से इकोलॉजिस्ट को नॉमिनेट किया जाता है, बट जीता गया इस बार इंडियन के बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट माधव गडगिल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पीएम पोषण जो आज का लास्ट टॉपिक था, एक्चुअली अभी तो पीएम पोषण 2 चल रहा है, तो इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ कि क्या है। आपको फोटो यहाँ पर दिख रहा होगा, पीएम पोषण 2.0 अभी चल रहा है हमारा। तो पोषण स्कीम बच्चों क्या है, एक्चुअली एक हमारा स्कीम होता था मिड डे मील, सबको पता है, बहुत फेमस स्कीम है। बच्चे लोग को जो होता है, जो बाल वाटिका, जो छोटे बच्चे क्लास 8 तक हम क्या सरकार क्या उनको प्रोवाइड करता है फ्री मील, ताकि बच्चे लोग ना कि वो मील के चलते स्कूल आए। ये जो मिड डे मील से बहुत फायदा हुआ था बच्चों को। पहला क्या था, अटेंडेंस, स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट बढ़ रहा था, ठीक है। पहले से पढ़ाओगे बच्चे लोग को तो नहीं आएंगे, खाना दे दे रहे, अंडा दे दे रहे हैं, है ना, कभी चिकन भी बना देते हैं। तो अच्छा खाना मिलने से, गर्म खाना मिलने से आपको बच्चे लोग आएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। खाना देने से क्या होगा, जो माल न्यूट्रिशन जो प्रॉब्लम है बच्चों में
इंडिया के बच्चों तो बहुत देखा जाता है, माल न्यूट्रिशन हो गया, स्टंटिंग हो गया, ये सब बहुत कॉमन फेनोमेनन है। स्टंटिंग, बच्चे लोग बहुत पतले रहते हैं, माल एनीमिक बच्चे लोग रहते हैं, ठीक है, एनीमिक, तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट हो जा रहा है अगर आप उसको हॉट एंड फ्रेश अगर कुकड मील देते हैं। तो देखिए एक तीर से 3-4 निशाना लग जाता है। स्टूडेंट का पढ़ाई भी हो गया, स्टूडेंट का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी हो गया, अगर सप्लीमेंट रिक्वायरमेंट देना है तो वो भी हो गया, स्टूडेंट का एनरोलमेंट बढ़ रहा है, गर्ल्स जो है अब पेरेंट्स लोग उनको बोझ नहीं मानेंगे, गर्ल्स लोग को ही भेजेंगे, एक टाइम का खाना तो मिल रहा है ना, एटलीस्ट वो तो अच्छे से खा पाएंगे। ये सब फैक्टर तो मिड डे मील, तो पोषण, पीएम पोषण इसी को रिप्लेस कर दिया था, पीएम पोषण अभियान, जो कि यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। तो पीएम पोषण अभियान, जो पीएम पोषण जो 2.0 का, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? फर्स्ट आप याद रखेंगे इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे मैंने आपको कहा था 2 स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है, ठीक है, एक होता है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम में बच्चों क्या होता है ना, पूरा 100% जो फंडिंग है, 100% फंड कौन देगा? सेंटर देता है, और इसका ऑपरेशन भी, जो ये स्कीम को कौन ऑपरेट करेगा? वो सेंटर ही करेगा। वेयर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में मेजॉरिटी जो फंड है, ठीक है, मेजॉरिटी फंड है वो आपका सेंटर देगा, ठीक है, और कुछ फंड स्टेट भी देगा, बट मेजॉरिटी आपको सेंटर दे देगा, और इसका ऑपरेशन कौन करेगा? ये स्कीम का स्टेट ही करेगा। तो सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में पूरा पैसा भी सेंटर देगा, ऑपरेट भी सेंटर करेगा। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में कौन करेगा? मेजॉरिटी पैसा सेंटर देगा और कुछ स्टेट देगा, बट ऑपरेशन का दायित्व किसको दिया गया है? स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो जो मिड डे मील पीएम पोषण स्कीमों की कौन सा टाइप कैटेगरी स्कीम है? इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड की, मतलब मेजॉरिटी ऑफ फंड जो कौन सेंटर देगा और ऑपरेशन कौन करेगा? स्टेट ऑपरेशन करेगा। अंडर द स्कीम 1 हॉट कुक्ड मील इज सर्व्ड टू 11 करोड़ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन बाल वाटिका, ठीक है। किस कहते हैं? बाल वाटिका फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 8, जो नर्सरी प्री नर्सरी हो गया, क्लास 1 से क्लास 8 तक ही मिलेगा। ये पॉइंट याद रखना, क्लास 8 तक ही है। इन व्हाट? सारे प्राइवेट स्कूल में नहीं, इन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, जिसको गवर्नमेंट, ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट एडेड स्कूल, प्राइवेट स्कूल, अगर पूरा प्राइवेटली मैनेज स्कूल है तो उसको नहीं मिलेगा 1 हॉट कुक्ड मील, ठीक है। तो दिस स्कीम रिप्लेस द नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील इन स्कूल और मिड डे मील स्कीम। इट हैज बीन लॉन्च फॉर इनिशियल पे, जैसे मैंने कहा मिड डे मील स्कीम, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है पीएम पोषण से, ठीक है। किन किन को मिलेगा, किन किन बच्चों को मिलेगा, आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो मैंने बोला था आपको, ये स्कीम में जो मेजॉरिटी पैसा, जैसे क्या होता है स्कीम में, अगर मिड डे मील में जो जनरली क्या प्रोवाइड करते हैं इनको, जनरली दाल देंगे, राइस देंगे, ठीक है, एक प्रकार का कुछ अगर वेजिटेबल दे देंगे। बट अगर रोज आप दाल सब्जी चावल ऐसे दोगे तो बच्चे थोड़ी आएंगे, डाइवर्सिटी देना पड़ेगा आपको। और रोज अगर एक ही चीज़ आप खिला रहे हो तो बच्चों में जो न्यूट्रिशनल जो रिक्वायरमेंट हो थोड़ी अच्छे से फुलफिल हो पाएगा। सारे तरीके के जो विटामिन होते हैं, माइक्रो विटामिन, मैक्रो विटामिन, एक ही तरह मेन्यू से थोड़ी उनको पहुंच पाएगा। तो इससे क्या होता है, कभी कभी सरकार आप देखे होगे अंडा देता है, कभी चिकन दे देगा, कभी मिल्क का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। अब ये जो एक्स्ट्रा पैसा कौन देगा? तो ऐसा कोई डेडलाइन नहीं है, कोई थ्रेशोल्ड नहीं है कि स्टेट का कोई लिमिटेशन नहीं है कि अगर सपोज मान लेते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैंने कहा तो अगर 100 रुपया खर्चा हो रहा है तो सेंटर ने दे दिया 80 रुपया और स्टेट ने दिया 20 रुपया। तो ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि स्टेट 20 रुपया दे पाएगा। एक्सीड भी कर सकता है अपना रूल को, अगर एक्सीड करेगा, जैसा अगर स्टेट को अगर मन के बच्चे लोग को अंडा देना है तो अपना लिमिट बढ़ाएगा, एक्सीड करेगा, तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो स्टेट जो थ्रेशोल्ड जो है उसको एक्सीड करके कंट्रीब्यूट करके सप्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट दे सकता है। एक हो गया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, एक हो गया सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में क्या? अंडा, चिकन, मिल्क या ऐसा कुछ भी उनको लगे जो कि और सप्लीमेंट कर सकता है बच्चों के हेल्थ में, तो वो सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट है कुछ अपने जो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा पैसा दे के भी वो जो बच्चे लोग को खाना दे सकता है। जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, ये क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, बताइए। तो हमारा जैसे नया बैच 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे कौशल लाइक एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है पूरा वेस्टर्न ओडिशा में जो कि सारा चीज़ प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, सीसेट, इंटरव्यू, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अपडेटेशन सब कुछ देगा आपको वन रूफ में। कहीं भी आपको बाहर जाना नहीं है। जल्दी से दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करिए, कॉल करिए, सीट बुक करिए 19 दिसंबर के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, सीखने को कुछ मिला होगा तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कल आपसे मैं मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।